तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारी जैसे कि जानते हैं कि आपकी आज की जो हमारी क्लास होगी, इस क्लास में हमारा मेन फोकस जो है बेटा, वो इंडियन इकोनॉमी की सिचुएशन को स्टडी करना है आफ्टर 1990। आफ्टर 1990 मतलब 1991 के बाद से जो भी परिस्थिति बनी है हमारे देश में, जो भी चेंजेस आए हैं, जो नए जो पॉलिसीज बनाए गए हैं, जो नए तरीके टेक्निक्स इंप्लीमेंट किए गए, उनके बारे में डिस्कशन करना है। एक बार क्विक रिमाइंड कर दे रहा हूँ सर, हम जब इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे थे सर, ये जो इंडियन इकोनॉमी हमने स्टार्ट किया था सर, इंडिया की जो इकोनॉमी के बारे में हमने जो डिस्कशन स्टार्ट किया था, आपको याद होगा वो मैंने क्या बोला था सर? सर इंडिया का जो इकोनॉमी है सर, इसको हम कुछ फेजेस में डिवाइड किए। पहला फेज क्या था सर? सर पहला फेज था सर बिफोर इंडिपेंडेंस। क्या था सर? बिफोर इंडिपेंडेंस। हम इंडिपेंडेंस के पहले की सिचुएशन को स्टडी बिफोर 1947 लिख देता हूँ, ज्यादा बेटर लगेगा क्योंकि ये ईयर वाइज ज्यादा आसानी समझ में आता है। ठीक है ना? एक मिनट बेटा, टेक्निकल ओके। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आई थिंक माय स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल। यस सर। तो जैसे कि मैं बोल रहा था सर, हमारी जो एक सीरीज ऑफ डिस्कशन चली आ रही थी, सीरीज ऑफ डिस्कशन में क्या चली आ रही थी सर? हमने इंडियन इकोनॉमी को कुछ फेजेस में डिस्कशन किया सर। सबसे पहला फेज था सर बिफोर इंडिपेंडेंस, यानी आजादी से पहले का समय। फिर अपन आ गए सर कहाँ सर? आफ्टर इंडिपेंडेंस में आ गए सर। अपन कहाँ आ गए सर? आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये आ गया आपका आफ्टर इंडिपेंडेंस। आफ्टर इंडिपेंडेंस में आ गए, और आफ्टर जब इंडिपेंडेंस में आए, आफ्टर जब इंडिपेंडेंस में आए तो सर इंडिपेंडेंस को भी सर दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। एक फेज जो था सर, वो हम लोग क्या पढ़े सर? 1950 से लेकर के 1990 तक। ये फेज का डिस्कशन हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। और जो दूसरा फेज है सर, जो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है अभी के लिए सर, वो ये कि ये जो 1990 के बाद ऑनवर्ड्स, यानी ये जो 1991 से लेकर के अब तक टिल टुडे, तो अपन बोल सकते हैं टिल टुडे, क्योंकि इसकी कोई अभी तक जो है कंक्लूडिंग पार्ट स्टार्ट नहीं हुई है। कि आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सर 1991 से लेकर के नेक्स्ट फेज का जो एक ईयर है वो समाप्त हो चुका है। नहीं, अभी तक ऐसी कोई बदलाव नहीं हुई है, मेजर चेंजेस नहीं आए, इसी वजह से वो 1991 के बाद अभी तक चला आ रहा है। अगर कभी इन फ्यूचर बदलाव हुआ तो फिर हो सकता है कि जब जनरेशन पढ़ाई करेगी आगे के समय में, तो फिर वो 1991 के बाद वो रेस्ट, वो पर्टिकुलर ईयर तक डिस्कशन करेगा। फिर उसके बाद फिर एक नई जो है इकोनॉमी की डिस्कशन स्टार्ट होगी। तो मोस्ट प्रोबेबली अपने को जो तीन इंपॉर्टेंट हेड्स में डिस्कशन करना था सर, एक तो सर डिस्कशन था सर क्या सर बिफोर 1947 यानी आजादी से पहले की बात कर रहे थे। दूसरी बात क्या थी सर? सर 1950 से 1990 के बीच की डिस्कशन थी सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो कि हम लोगों ने पिछले क्लास तक कंप्लीट किया था। और आज की जो क्लास, इसमें हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सर 1991 के बाद का सिचुएशन। 1991 के बाद का सिचुएशन। आई होप ये चीज आपको अब एक बार फिर से मैंने रिमाइंड करवा दिया, अब आपके दिमाग में घुस गया होगा कि अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग, सबसे पहला तो ये जानना जरूरी है, आपके मन में एक सवाल होगा कि सर 1990 आते आते तक सरकार के लिए, एक इकोनॉमी के लिए ऐसा क्या परिस्थिति क्रिएट हो गया जिसके वजह से एक बदलाव की जरूरत पड़ने लगी? आई थिंक ये सबसे बड़ा सवाल है। ये सबसे बड़ा सवाल आपके मन में आना चाहिए कि सर ठीक है, आप बताते जा रहे हो कि सर हमारा तीन सिचुएशन है, 1947, 1950 से 1990 और 1991। ठीक है, हम आपकी बात को सुन रहे हैं सर, हम आपकी बात को समझ रहे हैं, लेकिन जैसे कि हमको ये समझ में आया था कि सर 1947 के बाद देश आजाद हुआ था,
इसीलिए बदलाव की जरूरत थी, इसीलिए हम लोग ने 1950 से 1990 के बीच के पीरियड में वो बदलाव को पढ़ा। लेकिन सर 1991 में जब नई चीज फिर से बनाई गई, नई पॉलिसी बनाई गई, नए कंसेप्ट, नए सिस्टम डिजाइन किए गए, तो वो क्यों किए गए, उसके पीछे रीजन क्या था, ऐसा क्या हो गया 1990 तक कि हमारे देश में फिर से एक बड़े रिफॉर्म्स की जरूरत पड़ने लगी, एक बड़े बदलाव की जरूरत पड़ने लगी। आई थिंक ये सबसे बड़ा सवाल है, और यही सवाल का जवाब पहले हम खोजेंगे और उसके बाद ही हम ये डिस्कशन करेंगे कि उस सवाल के वजह से, यानी वो प्रॉब्लम क्या था और वो प्रॉब्लम की क्या सॉल्यूशन एट द एंड जो हमारी कंट्री ने अपनी नई पॉलिसी में लाई। समझ में आ रहा है क्या बोला मैं? जो कंसेप्ट हमको सबसे पहले सीखना है क्या है सर, हमको वो प्रॉब्लम सीखना है कि ऐसे 1990 आते तक ऐसे क्या प्रॉब्लम हो गए जिसके लिए रिफॉर्म्स या बदलाव की जरूरत पड़ने लगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला मैं आपको वही दिखाऊंगा आज की हमारी क्लास में। सबसे पहला ये रहा, सबसे पहला जो पॉइंट है सर वो ये रहा सर, रीजन फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म। क्या है सर रीजन, आखिर ऐसा क्या जरूरत पड़ गया, ऐसे क्या परिस्थिति आ गई जिसके वजह से हमें बदलाव की जरूरत पड़ने लगी। बात समझ में आया? सबसे पहली बात, सबसे पहली बात, हम जो भी पढ़ेंगे बेटा वो 1950 से 1990 को कनेक्ट करके पढ़ेंगे। क्यों कनेक्ट करके पढ़ेंगे मैं आपको बोल रहा हूं, क्योंकि सर 1950 से 1990 का जो पीरियड है वहीं से ही प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था और वही प्रॉब्लम की वजह से 1991 में नई चीजें लाई गई। ठीक है सर, सबसे पहला पॉइंट क्या था सर? सर आपको पता है कि पब्लिक सेक्टर जो थी वो मेजर इंडस्ट्रियल सेक्टर को रेगुलेट कर रही थी। याद है या नहीं? 1950 से 1990 के बीच में शेड्यूल ए, याद कीजिए सर, पिछला क्लास में हम लोग पढ़े इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। शेड्यूल ए बोलता था सर मेजर इंडस्ट्रीज सब किसके अंडर में होगी सर? पब्लिक सेक्टर के अंडर में होगी, गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगी। और वो मेजर इंडस्ट्रीज कितने थे सर? 17 इंडस्ट्रीज होते थे। तो मैक्सिमम एरिया को कौन चलाता था सर? पब्लिक सेक्टर चलाता था। और अगर पब्लिक सेक्टर ही सही तरीके से अपने इंडस्ट्रीज को नहीं चला पाया तो भैया उसका नुकसान देश को होगा कि नहीं, मुझे बताइए। यस वो हमारा देश का मेन करता धरता है। देखो वैसे तो देखा जाए तो पब्लिक सेक्टर भी थी, प्राइवेट सेक्टर भी थी, लेकिन आपको पता है प्राइवेट सेक्टर को बहुत ही कम जगहों पर मौका दिया जाता था ऑपरेट करने के लिए, और उसके साथ उसके ऊपर में लाइसेंसिंग सिस्टम भी लगा दिया गया था। तो मतलब प्राइवेट सेक्टर को आजादी इतनी नहीं थी कि अपने मर्जी से कहीं पर भी कोई भी प्रकार की इंडस्ट्री सेटअप कर पाए। ये बात आप पढ़ चुके हैं। यानी मैक्सिमम एरिया कौन कवर करता था सर? सर मैक्सिमम एरिया कवर करता था पब्लिक सेक्टर। तो अगर पब्लिक सेक्टर अपने जितने भी एरियाज में ऑपरेट कर रहा है, अगर वही सही से ऑपरेट नहीं करा तो उसका नुकसान झेलना पड़ेगा कि नहीं पूरे देश को? तो बोलेंगे हाँ सर। और यही देखने को मिला 1990 आते आते तक देखा गया कि ओवरऑल जितने भी पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं या जितने भी हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनकी परफॉर्मेंस डिसअपॉइंटिंग रही। क्या रही सर? परफॉर्मेंस जो थी क्या हो गई सर? डिसअपॉइंटिंग रही। डिसअपॉइंटिंग मतलब जितना एक्सपेक्टेड किया जाता था उनके ग्रोथ का, जितना उनके मतलब डेवलपमेंट की एक्सपेक्टेशन थी देश को, वो नहीं हुआ। और मेजर एरियाज जो थे सर पब्लिक सेक्टर के वो लॉस में चलने लगे। तो सर अगर लॉस में चल रहा है सर, 1 साल लॉस हो गया, 2 साल लॉस हो गया, समझ में आता है कि हाँ भैया परिस्थिति ऐसी नहीं थी जिसमें प्रॉफिट कमाया जा सके, वो समझ में आता है। लेकिन अगर आप सोचिए अब रेगुलरली हर साल आप लॉस 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 और लॉस ही झेल रहे हैं, तो सर वो इंडस्ट्री को चलाना क्या सही है? क्या वो इंडस्ट्री को चलाना सही है क्या? तो बोलेंगे सर नहीं सर, वो बेवकूफी है सर। अगर वो इंडस्ट्री को आप दोबारा चला रहे हैं ये जानते हुए भी कि उसमें अपन लॉस झेल रहे हैं तो ये नुकसान है सर, आपके लिए भी, आपका पैसे के लिए और आपके जितने भी वेल्थ है सब बर्बाद हो जाएंगे सर। लेकिन क्या होता है सर, पब्लिक सेक्टर का जो मेन फोकस क्या होता है सर? वेलफेयर होता है। उसका मेन मकसद होता है सोसाइटी का भलाई करना, उसका प्रॉफिट कमाना मेन मकसद नहीं होता है। इसीलिए लॉस होने पर भी वो सर अपना इंडस्ट्री चलाते ही रहता है, वो अपना इंडस्ट्री चलाते रहता है। लेकिन भैया चला भी रहा है तो नुकसान तो हो रहा है ना। नुकसान किसका हो रहा है सर? देश का नुकसान हो रहा है। और वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ कि जो देश की वेल्थ थी सर वो बहुत ही ज्यादा खर्च होने लगी व्हेन इट कम्स टू दी पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। सबसे
पहला रीजन समझ में आया। इसीलिए हमको एक बहुत बड़ी बदलाव की जरूरत थी, एक नए तरीके को सोचना था कि भैया ऐसे तो नहीं चलेगा, ऐसे पब्लिक सेक्टर अगर लॉस में ही अपना इंडस्ट्री को चलाते रहा तो लंबे समय तक भैया हम ये देश को सही तरीके से चला नहीं पाएंगे। इसीलिए एक बहुत बड़ा बदलाव की जरूरत थी और उस बदलाव के लिए हमको एक नए रिफॉर्म्स को लाना पड़ा। ये पहला रीजन था जिसके वजह से हमको बदलाव की जरूरत पड़ी। आई होप इट इज क्लियर नाउ। आई थिंक ये पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया। Yes, sir. चलिए दूसरी पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं सर। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है सर? सर दूसरा पॉइंट बोलता है सर डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। अच्छा बेटा ये वर्ड आई थिंक मेरे लिए आपको बताना और ज्यादा कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि सर मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये टर्म ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में ऑलरेडी ये टर्म पढ़ के आए हैं और हमने पढ़ा था सर बैलेंस ऑफ पेमेंट किसे कहते हैं। जब भी दो कंट्रीज के बीच में आपस की ट्रेडिंग होती है, आइदर एक्सपोर्ट की या इंपोर्ट की, उसका जो पेमेंट दिया जाता है वो पेमेंट को आपस में क्या करते हैं, हम एडजस्ट कर देते हैं और जो बैलेंसिंग फिगर बचता है सर उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। आई थिंक ये हमने पूरी डिटेल तौर पर मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर बैलेंस ऑफ पेमेंट में पढ़ लिया है। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो आप यूट्यूब के मेरे चैनल में जाकर के बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्लासेस फिर से एक बार चाहे तो देख सकते हैं, वो आपको वहां पर क्लासेस मिल जाएगी। बट फिर भी आपको हल्के तौर पर मैं बता देता हूं, एक पर्टिकुलर कंट्री दूसरे पर्टिकुलर कंट्री के साथ जब कोई ट्रेडिंग करता है तो आपस की जो लेन देन होती है पैसे की, तो क्या करते हैं सर, पैसे का बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं। मान लीजिए इसको ऐसे अगर समझें सर, मान लीजिए ये एक कंट्री है सर, ये कंट्री ए है और बाकी जो है ना सर, ये मान लीजिए पूरा वर्ल्ड के अंदर में कंट्री ए है। ये पूरा बॉक्स बनाया था, मान लीजिए ये वर्ल्ड है, ये वर्ल्ड है और उसके अंदर कंट्री ए है। कंट्री ए बाकी वर्ल्ड के जो कंट्रीज के साथ डील कर रहा है, तो बाकी जो कंट्रीज जो भी बचा उस पर्टिकुलर कंट्री को छोड़ देने के बाद उसको क्या बोला जाता था, याद कीजिए, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता था। क्या बोला जाता था सर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते थे, ROW। अब ये जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का कंसेप्ट क्या है सर, ये ए जो है वो आइदर क्या कर रहा है सर, कंट्री रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कुछ सामान बेच रहा है या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कुछ सामान क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है। सर जब सामान खरीदेगा यानी इंपोर्ट करेगा तो उसको क्या करेगा सर, पैसा देना पड़ेगा। और अगर एक्सपोर्ट करेगा बाहर कंट्री को तो उसको पैसा मिलेगा। तो एक्सपोर्ट में पैसा मिलता है इसलिए ये प्लस हो रहा है आपकी कंट्री में, और इंपोर्ट में पैसा जाता है इसलिए वो आपकी कंट्री से क्या हो रहा है सर, माइनस हो रहा है। प्लस और माइनस, बात समझ में आया सर? एट दी एंड क्या करते हैं, टोटल कंट्री में कितना प्लस हुआ और टोटल कंट्री में कितना माइनस हुआ, इसको एडजस्ट कर देते हैं। या कितना प्लस होने वाला और कितना माइनस होने वाला, इसको एडजस्ट कर देते हैं। और जो बैलेंसिंग फिगर बचता है उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हो सकता है आपके लिए फेवरेबल हो इसका मतलब ये कि भैया आपको पैसा मिलने वाला है, प्लस माइनस एडजस्ट करने के बाद अल्टीमेटली जो भी बैलेंसिंग फिगर बच रहा है वो आपके लिए सरप्लस हो, आपके लिए बचने वाला हो, तो वो पैसा आपको मिलेगा, तो वो आपके लिए हो जाता है फायदा। लेकिन अगर प्लस माइनस को एडजस्ट करने के बाद ये पता चलता है कि अल्टीमेटली हमको पैसा देना ही है अपने पॉकेट से एक्स्ट्रा, तो उसको अपन क्या बोलते हैं सर, डेफिसिट। तो अल्टीमेटली हमारी देश की जो परिस्थिति थी 1990 आते तक, वो क्या हो गई सर, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो थी वो मैक्सिमम केसेस में क्या चल रही थी सर, डेफिसिट चल रही थी। क्या चल रही थी, डेफिसिट चल रही थी। अच्छा डेफिसिट अगर चल रहा है इसका मतलब क्या सर, इसका मतलब ये कि हम ज्यादा इंपोर्ट करे जा रहे हैं। हम ज्यादा क्या करे जा रहे हैं, इंपोर्ट करे जा रहे हैं। एक्सपोर्ट तो उतना कर नहीं रहे, इंपोर्ट पे इंपोर्ट करे जा रहे हैं। सर जितना ज्यादा इंपोर्ट करेंगे उतना ज्यादा हमारे कंट्री से पेमेंट देना पड़ेगा, और जितना ज्यादा कंट्री हम पेमेंट देंगे सर उतना ज्यादा हमारा बैलेंसिंग फिगर माइनस में आएगा, और माइनस में जैसे ही बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा उसको अपन बोलेंगे सर डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट, डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट। अच्छा आप बोलेंगे सर हम तो देश में इंपोर्ट को रोकने के लिए कई सारे तरीके अपना रखे थे 1950 से 1990 के बीच में। हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन नाम की पॉलिसी भी बना रखी थी, जिसमें हमने लोगों को ये एनकरेज किया था कि भैया बाहर से सामान मत खरीदिए और अपने देश में ही उस सामान का एक रिप्लेसमेंट बनाने की कोशिश कीजिए, है ना। इसको अपन अपने पिछले क्लास में पढ़ा था सर, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के फॉर्म में। और उसको लागू करने के लिए, उस चीज को प्रॉपरली लागू करने के लिए हमने क्या किया था सर, हमने दो तरीके भी अपनाए थे। एक का नाम था सर टैरिफ और एक का नाम था सर कोटा। टैरिफ एंड कोटा का मतलब क्या होता है सर, टैरिफ का मतलब होता है टैक्सेस और कोटा का मतलब क्या
क्या होता है सर, फिक्सिंग ऑफ लिमिट ऑफ ए पर्टिकुलर इंपोर्ट। तो अल्टीमेटली ये दो चीजें लागू करने के बाद भी, मतलब इतना स्ट्रिक्टनेस करने के बाद भी हमारे कंट्री से हम इंपोर्ट को कम नहीं कर पाए, हमारे कंट्री से हम इंपोर्ट को कम नहीं कर पाए, जिसके वजह से अच्छा चलिए इंपोर्ट कर भी रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन एक्सपोर्ट भी तो हमको करना पड़ेगा ना भैया पैसा कमाने के लिए। लेकिन एक्सपोर्ट भी हमारी कंट्री से बनाए गए सामान इतनी कोई हाई क्वालिटी की नहीं होती थी, ज्यादातर केसेस में वो हैंडमेड होता था, और हैंडमेड सामान जब मशीन के सामान के साथ कंपैरेबल होगा तो डेफिनेटली वो हमारा इंफीरियर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। एंड इसी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की जो क्वालिटी होती थी वो उतना ज्यादा अच्छे निखर के नहीं आती थी, और इसी वजह से मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में वो सामान नहीं बिक पाता था। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हमारा एक्सपोर्ट जो है बढ़ नहीं पाया, एक्सपोर्ट कांस्टेंट होकर के रह गया, लेकिन इंपोर्ट हमारा बढ़ते गया। तो भैया ज्यादा पैसा अगर आप इंपोर्ट करोगे तो देना पड़ेगा, और एक्सपोर्ट तो कर ही नहीं रहे, मतलब हमारे पास पैसा आ भी नहीं रहा है, यानी जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है प्लस माइनस काटने के बाद पता चल रहा है हमेशा माइनस में ही आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। और वो एक बहुत बड़ा रीजन था सर बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट होना, कि हमको ये सोचना पड़ा कि आखिर कब तक ऐसा चलेगा, हमको यहाँ पर बदलाव की जरूरत है, हमको यहाँ पर चेंजेस की जरूरत है, हमको एक नई पॉलिसी लानी पड़ेगी, एक नया तरीका सोचना पड़ेगा, जिसके वजह से हमारा देश की जो परिस्थिति उसको सुधारा जा सके। बिट नंबर 2 समझ में आ गया आप लोगों को? बिट नंबर 2 समझ में आ गया सर, डेफिसिट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट समझ में आ गया। डेफिसिट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट एक रीजन था जिसकी वजह से हमको बदलाव की जरूरत पड़ी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, आई थिंक 2 नंबर पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तीसरा पॉइंट की तरफ आगे बढ़े, तीसरा पॉइंट की तरफ आगे बढ़े। Yes, sir. तीसरा पॉइंट क्या बोलता है सर, इन्फ्लेशनरी प्रेशर। सर ये भी सुना सुनाया वर्ड है, सुना सुनाया वर्ड है, मतलब क्या सर, ये वर्ड भी हमने पहले भी सुना है सर। इन्फ्लेशन से इन्फ्लेशनरी प्रेशर बना है यहाँ पर। सर इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, जब चीजों की दाम, जनरल प्राइस लेवल मार्केट में अगर ज्यादा हो जाए तो हम उसको इन्फ्लेशन या इन्फ्लेशनरी प्रेशर बोलते हैं। अच्छा कौन मुझे बता सकता है सर मार्केट में इन्फ्लेशनरी सिचुएशन कब अराइज होता है, कौन मुझे बता सकता है? सब जब डिमांड ज्यादा होता है सप्लाई से, डिमांड ज्यादा सप्लाई कम है। एक्सीलेंट। अब ये परिस्थिति को बहुत अच्छी तरीके से आप परख रहे हो। अब चीजें देखो बहुत आसान हो गया, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ के आया है सभी चीजें बेटा वहां से ही कनेक्टेड है। बैलेंस ऑफ पेमेंट हमने समझ लिया था, यही मिल गया। इन्फ्लेशन भी हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स से पढ़ा था, वो भी यहाँ पर मिल गया। अब यहाँ पर देखो इसका मतलब ये है कि सर कंट्री की जो एग्रीगेट डिमांड थी, कंट्री की जो एग्रीगेट डिमांड है सर एडी इज ग्रेटर देन द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स इन द मार्केट। Now the point is this, why this aggregate demand is more? सर एक्चुअल में रीजन ये है कि सर हमारे कंट्री की जो नीड है ना सर, वो हमारे कंट्री के खुद के प्रोडक्शन से सेटिस्फाई नहीं हो पा रही थी। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी। और दूसरी बात क्या है सर, हमारे कंट्री में हमने लोगों को काम दिलवाने की कोशिश की, कंट्री में मनी सप्लाई को बढ़ाने की कोशिश की, कंट्री में जो हमारा देश का गवर्नमेंट था वो कोशिश किया कि सर कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट किया जाए। और इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करवाने के लिए उसने क्या किया सर, कंट्री में कई सारे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की, जैसे कि हमने गवर्नमेंट बजट में पढ़ के आया सर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करने से क्या होता है सर, इकोनॉमी में पैसा आता है, और इकोनॉमी में जब पैसा आता है सर मनी सप्लाई बढ़ती है, और जैसे जैसे मनी सप्लाई इकोनॉमी बढ़ते जाएगी लोगों की परचेजिंग पावर भी बढ़ते जाएगी, और लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ तो जा रही है, लेकिन भैया उस चीज को, जो चीज सामान खरीदना चाहते हैं उस चीज की तो शॉर्टेज है, उस चीज की तो प्रोडक्शन प्रॉपर्ली नहीं हो पा रही है, उस चीज की तो रिक्वायरमेंट मार्केट में बहुत सारी है, लेकिन उसकी अवेलेबिलिटी मार्केट में क्रिएट नहीं हो पा रही है। एंड जिस बिकॉज ऑफ दैट जितना ज्यादा मार्केट में परचेजिंग पावर बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा मार्केट में क्या हो जाएगा सर, इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ते जाएगा। और ये भी एक बहुत बड़ा देखा गया सिचुएशन की 1990 आते आते तक हमारे देश की जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। बिकॉज व्हाट सर, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन मनी सप्लाई। सर मनी सप्लाई बढ़ तो गया, लेकिन उसके साथ साथ जो एक्चुअल में रॉ मटेरियल बढ़नी चाहिए, मतलब तो जो एक्चुअल में जो एसेंशियल गुड्स की जो प्रोडक्शन बढ़नी चाहिए थी वो नहीं बढ़ पाई। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट सर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमको देखने को मिला सर। ठीक है, ये वाला पॉइंट जैसे मैंने बोला, इंक्रीज इन मनी सप्लाई, ध्यान से देखना, इंक्रीज इन मनी सप्लाई जिसकी वजह से परचेजिंग पावर बढ़ गया, लेकिन जो हमारी एसेंशियल गुड्स है सर उसकी शॉर्टेज पड़ने लगी। क्यों शॉर्टेज पड़ने लगी सर, उसको प्रोड्यूस करके मार्केट में उतारने के लिए हमारे पास में एनफ जो 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 सिचुएशन था वो प्रिवेलिंग हमारे लिए नहीं कर रहा था, फेवरेबल नहीं हो पा रहा। इसी वजह से डिमांड वाज ग्रेटर देन सप्लाई, एंड व्हेन डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई यू नो दैट सिचुएशन कम्स टू द इन्फ्लेशनरी सिचुएशन। इज इट क्लियर बेटा?
इज इट क्लियर? यस सर। बिट नंबर 3 समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? अब जो नेक्स्ट पॉइंट बता रहा हूं बेटा, ये थोड़ा ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है सर? फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। कौन बता सकता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व किसे बोलते हैं? ये टर्म भी हम लोग पढ़ के आए मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो जो हमारे कंट्री में जो फॉरेन का करेंसी जो भी हमारे कंट्री में जो जमा होकर के, वेरी गुड। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब तो होता है फॉरेन करेंसी। सर मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझने बोला था सर, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है सर फॉरेन करेंसी। ये बात तो हमको याद है। रिजर्व का मतलब सर जहां पर स्टोर करके रखते हैं। तो हमारा कंट्री जो फॉरेन करेंसी को स्टोर करके रखता है सर, उसको बोलते हैं सर, उस रिजर्व को या उस स्टोरेज को बोला जाता है सर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अच्छा देखिए, आपको पता है सर, जब भी हमारा कंट्री बाहर की कंट्री का ट्रेडिंग करता है तो दो चीजें होती है। अभी मैं ऑलरेडी बता के आया उसके पहले, वही चीज को फिर से बता रहा हूँ सर। आइदर एक्सपोर्ट करेगा, और एक्सपोर्ट करेगा तो सर हमारे पास पैसा आएगा कि जाएगा, बताइए? अच्छा आएगा। आएगा प्लस आएगा। और उसके बाद अगर मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ सर, तो मेरे पास से फॉरेन करेंसी आएगी कि जाएगी? जाएगी। जाएगी सर। अच्छा, आपको पता है सर, जब भी मैं फॉरेन करेंसी कमाता हूं, मैं वो रिजर्व में जमा कर देता हूं, और जो मेरे को जरूरत पड़ता है पेमेंट देने टाइम में, तो वही रिजर्व से पैसा निकालता हूं और पेमेंट करता हूं। यानी माइनस के टाइम में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से पैसा निकाला जाता है, और प्लस के टाइम में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में पैसा को जमा किया जाता है। अभी जस्ट ऊपर के पॉइंट में पढ़ के आए कि हमारा कौन सा ज्यादा हो रहा था, एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा था या इंपोर्ट ज्यादा हो रहा था? सर इंपोर्ट ज्यादा हो रहा था। इंपोर्ट ज्यादा हो रहा था। अगर इंपोर्ट ज्यादा होगा तो हमको फॉरेन एक्सचेंज से पैसा निकाल के ज्यादा देना पड़ेगा कि नहीं? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की जो पैसा जमा है उसको निकाल के देना पड़ेगा कि नहीं? यस सर। तो बोलेंगे हाँ सर, एक्सपोर्ट तो कर ही नहीं रहे, या एक्सपोर्ट जो हो रहा है वो बहुत ही कम है। और अगर बहुत ही कम है तो सर प्लस तो बहुत कम हो रहा है, लेकिन माइनस बहुत ज्यादा हो रहा है। और अगर माइनस बहुत ज्यादा हो रहा है सर, तो उसको पेमेंट देने के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में जो जमा होकर के स्टोरेज में पैसा, उसको निकाल के देना पड़ेगा। और अगर सर रेगुलरली मैं स्टोरेज से पैसा निकाल रहा हूँ, अपने सेविंग से पैसा निकाल रहा हूँ, तो सर मेरा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फॉल करेगा कि नहीं, मुझे बताइए? उसकी जो एक स्टैंडर्ड मेंटेन होकर की थी, उसकी जो एक लेवल मेंटेन होगी थी, वो नीचे गिरेगा कि नहीं? यस सर। डेफिनेटली फॉल कर गया। मतलब सर उसके अंदर की जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में जहां जमा होकर के था फॉरेन करेंसी, वो धीरे धीरे कम होने लगा सर। वो कम होते 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 इतना कम हो गया, सुन के ताजुब लगेगा आपको सर, अभी देखो ध्यान से बता रहा हूँ, सुन के ताजुब लगेगा कि 1990 आते आते तक इतना ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में कमी आ गई या कम हो गया कि सिर्फ इतना ही पैसा बचा था कि आने वाले नेक्स्ट 2 वीक के इंपोर्ट का पैसा दे पाए। सोचो परिस्थिति, सोचो क्या हो गया। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतना फॉल हो गया, इतना कम हो गया कि आने वाले 2 हफ्तों का इंपोर्ट तक का पेमेंट देने के लिए ही सिर्फ पैसा बचा था। मतलब बोला जाए तो उतना भी काफी नहीं था, मतलब वो 2 हफ्तों का पेमेंट देने तक के लिए भी पैसा काफी नहीं था। लिखा हुआ है डिक्लाइन टू दैट लेवल दैट वाज नॉट एडिक्वेट, वो एडिक्वेट नहीं था किस चीज के लिए? टू फाइनेंस इंपोर्ट फॉर मोर देन 2 वीक्स। 2 हफ्तों से ज्यादा का पेमेंट अब इंपोर्ट का देने के लिए पैसा हमारे देश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में और नहीं बचा। और दूसरी बात सर, हमने उधार भी तो लिया था ना अपने प्रीवियस समय में सर, और उधार का क्या देना है सर? इंटरेस्ट भी तो पे करना है रेगुलर इंटरवल में, वो भी पे करने के लिए हमारे पास में पैसा नहीं बचा था। टू पे द इंटरेस्ट नीड्स टू पे टू द इंटरनेशनल मनी लेंडर। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से हमने लोन या मनी लाया था सर, उसको पे करना तो दूर की बात है सर, उसका इंटरेस्ट पे करने तक का पैसा हमारे पास में नहीं बचा था 1990 आते तक। मतलब सिचुएशन इतना ज्यादा हमारे लिए खराब हो गया, और इसी वजह से ही बदलाव की जरूरत थी, यही एक बहुत बड़ा रीजन है सर। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा फॉल कर गया 1990 आते तक, और इतना कम हो गया कि we had not even enough foreign exchange to finance the import for more than 2 weeks, and along with that we didn't have enough foreign exchange to pay the interest to the international money lenders that we have, from them we have taken the loan. So this was a very big challenge for the country. उस समय सिचुएशन इतना ज्यादा खराब हो गया कि कंट्री को संभालने के लिए बड़े बदलाव की जरूरत थी, बड़े चेंज की जरूरत थी।
और इसी वजह से भी नए रिफॉर्म्स को लाया गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। अभी खाली हम लोग रीजन पढ़ रहे हैं बेटा, अभी तक मैं आपको इसमें क्या बदलाव करके लाए वो अभी तक मैं नहीं बताया। मैं अभी तक क्या बता रहा हूँ सिर्फ आपको, सर मैं सिर्फ आपको अभी बता रहा हूँ किन कारणों के वजह से ये रिफॉर्म्स की जरूरत पड़ी। नेक्स्ट पॉइंट आता है सर, ये भी सर काफी कॉमन पॉइंट जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ह्यूज बर्डन ऑफ डेब्ट। सर डेब्ट का मतलब क्या होता है सर? डेब्ट का मतलब होता है सर उधार। ये जो डेब्ट होता है ना, इसका मतलब होता है सर उधार। अल्टीमेटली जो हमने बोरो किया है ना सर, वो बोरो इतना ज्यादा कर लिया कि हमारे सर पे उधार का एक जाल बन गया, उधार का एक बर्डन बन गया। क्योंकि अभी जस्ट ऊपर वाला पॉइंट में पढ़े सर कि उधार तो पे करना दूर की बात है, हम तो उसका इंटरेस्ट भी पे करने तक के लिए पैसा नहीं रखें। तो सोचिए कितना बड़ा दिक्कत का वाला सिचुएशन हमारे सामने क्रिएट हो गया था। ह्यूज बर्डन ऑफ डेब्ट, हमारे सर पे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा कर्जे का एक बोझ बन गया था, जिसको बदलने के लिए, जिसको ये इस सिचुएशन से निकलने के लिए सर एक रिफॉर्म्स की जरूरत थी, एक बदलाव की जरूरत थी। क्योंकि हमारा सारा सिस्टम, सारा पॉलिसी, सारा तरीके फेल मार चुका था। क्योंकि इतना सब अगर सिचुएशन कंट्री का खराब हो चुका है तो आप सोचिए आपकी परिस्थिति कितना ज्यादा खराब हो गई है। आपके सारे सिस्टम, सारे तरीके, सारे जो टेक्निक्स हैं वो फेल मार चुका है। तो कंट्री को चलाने की जो सोच थी वो बहुत अच्छी थी, लेकिन हम कंट्री को सही तरीके से प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाए। एक और जो सबसे बड़ा रीजन था बेटा वो था ये इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को चलाने के लिए गवर्नमेंट ने जिम्मेदारी ली थी, उसमें जो स्टाफ होते थे या जो उसको चलाने के लिए मैनेजमेंट के रोल प्ले करते थे सर, वो लोग इतना एफिशिएंटली काम नहीं किए। सर आप आज भी देखोगे सर, आप गवर्नमेंट ऑफिस चले जाइए, आप एक काम करवाने के लिए गवर्नमेंट ऑफिस चले जाइए। आज हालांकि आज तो बहुत कुछ चीजें बदल गई है, आजकल के समय में गवर्नमेंट ऑफिस में भी लोग जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं। लेकिन सोचो गवर्नमेंट ऑफिस में अगर आप एक काम करवाने जाओगे तो आप कितना पापड़ बेलना पड़ता है। कोई बोलेगा उधर जाओ, कोई बोलेगा उधर जाओ, कोई बोलेगा उधर जाओ। किसी को काम करने का मन नहीं रहता, जब उससे घुमाते रहते हैं। जब तक आप उनको मतलब फाइनेंशियली या कुछ चीजों की तरह उसको अट्रैक्ट ना कर पाओ तब तक वो आपका काम नहीं करेंगे। सर वैसे ही बात हो जाता है, क्योंकि एक बार अगर गवर्नमेंट की आप जॉब में आ जाते हो तो आपको पता है कि मेरी जॉब तो जाएगी नहीं, बिकॉज जॉब सिक्योरिटी है। और जॉब अगर सिक्योरिटी है तो भैया फिर मैं काम करूँ नहीं करूँ मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज मेरे को इतना ज्यादा टेंशन लेने का नहीं है। इसी वजह से जो काफी बार क्या होता है, जो मैनेजमेंट की बात होती है एज कम्पेयर टू पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, वो यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सर मैनेजमेंट प्राइवेट सेक्टर में हमेशा अप टू डेट रहता है, मतलब वो सिचुएशन के बेसिस पे काम करता है। बदलाव जरूरत है, बदलाव कर देगा, वेट नहीं करेगा, नुकसान होने तक वेट नहीं करेगा। हल्का छोटा सा सिचुएशन नजर आ रहा है कि आने वाले समय में नुकसान हो सकता है, बदलाव करो, चेंजेस करो, नई चीजों को लाओ। लेकिन पब्लिक सेक्टर में इतना आसानी से चीजें बदलती नहीं है। और उस वजह से क्या हुआ सर, जो इनएफिशिएंसी रह जाती है सर, जो ईमानदारी की कमी रह जाती है सर, वो एक बहुत बड़ा रीजन हो जाता है सर हमारे कंट्री में, खासकर पब्लिक सेक्टर को प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए। ये उस समय की बात कर रहे हैं बेटा, अभी तो काफी बदल चुका है। पब्लिक सेक्टर में भी आज जो लोग काम कर रहे हैं वो भी काफी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, बहुत ही, क्योंकि अब गवर्नमेंट भी थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया है पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर के। सो दैट वाज अनदर रीजन, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट वाज अनदर रीजन, बिकॉज व्हाटएवर पब्लिक सेक्टर जो चल रहा था सर, वो पब्लिक सेक्टर को फंडिंग आराम से मिल जाती थी। क्यों मिल जाती थी? बिकॉज गवर्नमेंट ही उसको रखवाला है, तो भैया पैसे की जुगाड़ करना बहुत आसान है। पैसा रेगुलरली मिल रहा है, प्रॉफिट कमाए या नहीं कमाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लंबे समय तक चले नहीं चले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, ऑर्गेनाइजेशन तो गवर्नमेंट का है। और जो चलाने वाले हैं उन लोगों को पता है सर हमको कभी परेशानी नहीं होगी, बिकॉज जब भी हम लोग किसी चीज को कलेक्ट करने जाएंगे गवर्नमेंट हमारे सपोर्ट में हमेशा रहेगा। So that was the sixth point. That was a very much important point. 6 points जो हमने पढ़ा, ये वो रीजन है सर, ये वो रीजन है जो कि हमें मजबूर कर दिया सर एक बड़े बदलाव के लिए, हमको उसने क्या कर दिया सर, मजबूर कर दिया। क्या बदलाव था सर? मैं एक बार 6 पॉइंट को फिर से बता दे रहा हूं सर। पहला, पब्लिक सेक्टर का जो पुअर परफॉर्मेंस। चलिए एक बार थोड़ा सा अपन रिवीजन कर लेते हैं ताकि अपने को एक आइडिया हो जाए सर आपने जो पढ़ा क्या। जल्दी मुझे बताइएगा ताकि मैं जल्दी यहाँ पर मैं बता दूँ। सबसे पहला पॉइंट बताइए, क्या पहला रीजन क्या है? क्या रीजन था सर? पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। ये हो गया सर पुअर परफॉर्मेंस। पुअर परफॉर्मेंस किसका सर? सर पुअर परफॉर्मेंस जो है सर वो पब्लिक सेक्टर ऑफ पब्लिक सेक्टर। देखो मैं पूरा डिटेल में नहीं लिखूंगा, बस हल्के नोट्स में लिख दे रहा हूँ, बस याद दिला पब्लिक सेक्टर। दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा सर? दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा?
A deficit in balance of payments. डेफिशिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। आई थिंक सारा पॉइंट अब आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। डेफिशिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ मैं DOP। चलिए नेक्स्ट बिट नंबर 3 क्या पढ़ा सर हमने? बिट नंबर 3 Sir, में क्या पढ़ा? inflationary pressure. इन्फ्लेशनरी प्रेशर, वेरी गुड। इन्फ्लेशनरी प्रेशर पढ़ा हमने। इन्फ्लेशन का जो था टेंशन बढ़ गया था। हाँ इन्फ्लेशन। नेक्स्ट फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। हाँ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो था वो फॉल कर गया था। फॉल इन, और कितना फॉल करने के बाद ये भी याद रखना है बेटा, वो फॉल करने के बाद परिस्थिति कितना कम हो गई थी, मतलब कितना तक कम हो गया था। we didn't have adequate fund to finance the import for the next week, and we didn't have the fund to pay the interest on the loan that we have taken from the international money lender. So fall in ये हो गया आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ बेटा FER, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या था सर हमारा? नेक्स्ट पॉइंट क्या था? Huge burden of Huge debt. burden of debt. Yes, huge burden of debt. Huge burden of debt. उधार का जो सर था ना वो बहुत ही ज्यादा हमारे सर पे बढ़ गया था। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा सर? इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट जो है बेटा ये किसकी है सर? खासकर पब्लिक सेक्टर की बात की जा रही है, क्योंकि मेजर रोल तो सर पब्लिक सेक्टर चलाता था। तो इनएफिशिएंसी की अगर मैं बात करूं, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ इनएफिशिएंसी मतलब यहाँ पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी क्या सर कि जो पब्लिक सेक्टर का रोल था सर, वो पब्लिक सेक्टर रोल को प्रॉपरली पब्लिक सेक्टर चला नहीं पाया, एंड दैट वाज द मेजर रीजन बिहाइंड द चेंज। अच्छा, अब ये जो प्रॉब्लम हमको समझ में आ गई सर, ये वो प्रॉब्लम है, ये वो रीजन है जिनके वजह से हमको बदलाव की जरूरत पड़ी। ये वो रीजन है जिसकी वजह से हमको बदलाव की जरूरत पड़ी सर। तो बदलाव करने के लिए भी तो सर हमको एक बहुत बड़ा फंड की रिक्वायरमेंट है ना सर। ये जितना भी प्रॉब्लम चल रहा है सर, ये प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए भी ऑल्सो वी नीड फंड। हमको क्या चाहिए सर? हमको फंड चाहिए, क्योंकि पहले का जो भी टेंशन है उसको उतारना है। पहले का जो टेंशन उतारना है, मतलब जो डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको नॉर्मल करना है। इसके बाद सर जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो गया सर उसको नॉर्मलाइज करना है, पुराने डेब्ट को पे करना है। इन सब चीज के लिए भी तो सर हमको फंड चाहिए नॉर्मल सिचुएशन के लिए। तो इंडिया को उस समय देश को उस समय एक हैवी फंड की रिक्वायरमेंट फिर से पड़ने लगी। देश को फिर से रीस्ट्रक्चर करने के लिए, रिन्यू करने के लिए, देश को फिर से रिफॉर्म करने के लिए। और उसी लिए उस समय देश ने 1990 में क्या किया सर? इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को लोन के लिए अप्लाई किया, फाइनेंशियल हेल्प मांगा। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन कौन है सर? दो चीजें, एक है IMF और एक है वर्ल्ड बैंक। ये दो ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कंट्रीज को लोन देती है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और दूसरा है सर वर्ल्ड बैंक, जो कि आप जानते हैं, इसको अपन बोलते हैं सर IBRD। IBRD का मतलब होता है सर इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का ये एक्चुअल नाम है IBRD, ठीक है। और सर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको हम लोग IMF बोलते हैं। तो कंट्री ने इंडिया ने 1990 में सर ये दो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को फाइनेंशियल हेल्प मांगा कि भैया हमको मेरे कंट्री में बदलना है, बदलाव करने हैं, और उस बदलाव के लिए आप हमें लोन या कोई भी फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कीजिए। लेकिन सर ये IMF और वर्ल्ड बैंक बोले कि हम आपको लोन देंगे, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। विदाउट दैट कंडीशन फुलफिल नहीं होने तक, जब तक वो कंडीशन, जो हमारी कंडीशन हम आपको देंगे, वो कंडीशन फुलफिल नहीं होने तक हम आपको लोन नहीं देंगे। तो आपको सवाल होता है सर ऐसा क्या कंडीशन था जो कि उन्होंने हमारे सामने में रख दिया? सर उन्होंने 3 कंडीशनें रखी थी। कंडीशन नंबर 1 बोला कि जो तुमने अपने कंट्री में प्राइवेट सेक्टर पे रेस्ट्रिक्शंस लगा रखा है। रेस्ट्रिक्शन किस बेसिस पे सर? लाइसेंसिंग सिस्टम के बेसिस पे। याद कीजिए, प्राइवेट सेक्टर को हमने बहुत ही ज्यादा कंट्रोल में रखा है, इसको हटाना पड़ेगा। कंडीशन नंबर 1 ये था कि आपको आपके कंट्री में ये जो रेस्ट्रिक्शंस हैं प्राइवेट सेक्टर पे, उसको हटाना पड़ेगा। तो बोलिए ठीक है, चलो ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या बोला सर? गवर्नमेंट के रोल को रिड्यूस करना पड़ेगा। मतलब जो मैक्सिमम एरियाज में गवर्नमेंट यानी पब्लिक सेक्टर चल रहा है उसको कम करना पड़ेगा, पब्लिक सेक्टर के रोल को कम करना पड़ेगा। समझ में आ गया? और तीसरा
जो आपकी ट्रेड की रेस्ट्रिक्शंस है कि भैया हम बाहर वालों से सामान नहीं खरीदेंगे, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये जो डिफरेंट ट्रेड्स में आपने रेस्ट्रिक्शंस बना रखे हैं, इसको भी आपको रिमूव करना पड़ेगा। अगर ये आप 3 कंडीशन में राजी हैं तब हम आपको लोन देंगे। अब सिचुएशन ऐसा था कि इंडिया के पास में ये 3 कंडीशन मानने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बच रहा। इंडिया लेफ्ट विथ नो ऑप्शन। तो इसीलिए इंडिया ने बोला ठीक है, मैं इस पर्टिकुलर 3 कंडीशन में राजी हूं। इंडिया क्या हो गया भैया, इसमें एग्री हो, ठीक है। और जब एग्री हो गया, एग्रीमेंट दोनों मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इंडिया के बीच में जब एग्रीमेंट हो गया कि भैया हाँ आप कंडीशंस मानोगे, ये है वो है फलाना ठिकाना एवरीथिंग, तो फिर उस इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में इन द ईयर 1991 हमारे देश को $7 बिलियन का लोन दिया। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा, $7 बिलियन, $7 बिलियन का लोन हमारे कंट्री को मिला 1991 में। किसके द्वारा? IMF एंड वर्ल्ड बैंक के द्वारा। और बेटा अभी तक भी पता है वो पैसा वापस नहीं हुआ है कंट्री के सर पे अभी भी कर्जा है, हर साल पे करते हैं हम लोग इंटरेस्ट, ठीक है ना, बल्कि हर साल तो और कभी कभी कुछ ना कुछ लेते रहते हैं। तो मतलब अभी भी हमारा देश जो है ना पूरी तरीके से आजाद नहीं है, ये मत सोचो, बहुत कर्जा है सर पे, ठीक है ना। अगर वो पे नहीं हो पाया तो फिर भैया बाद में बहुत प्रॉब्लम होगा। एनीवे छोड़ो। तो अभी जो सिचुएशन ये है कि ये जो $7 बिलियन का लोन था ये 1991 में मिला। और क्योंकि इंडिया ने उस कंडीशन को मान लिया था, इस कंडीशन को, सर ये 3 कंडीशन को, वेरी इंपॉर्टेंट 3 कंडीशन, दिस कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है तीनों कंडीशन। तीनों कंडीशन आपको याद रखना पड़ेगा। पहला, प्राइवेट सेक्टर की जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उसको हटाना है, गवर्नमेंट के रोल को रिड्यूस करना है, एंड ट्रेड के रेस्ट्रिक्शंस को भी क्या करना है, कम करना है। अब इंडिया ने क्योंकि ये जो कंडीशन में एग्रीमेंट कर लिया कि भैया हाँ मैं एग्री हूं, मैं बदलाव करूंगा, तो इसीलिए इन्हीं कंडीशन के बेसिस पे हमारे कंट्री की जो पॉलिसी थी नए तरीके से डिजाइन की गई, सिस्टम को नए तरीके से रिस्ट्रक्चर किया गया, और वो नए तरीके से बनाया गया रिस्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं सर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। क्या बोला जाता है बेटा? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। इसको शॉर्ट फॉर्म में अपन बोलते हैं NEP, यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। और ये कब लाया गया सर? 1991 में। और बेटा ये नई इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या थी सर? यही जो ऊपर में जो 3 कंडीशन पड़े ना, यही 3 कंडीशन इस पॉलिसी में आई गई। मतलब हमने प्राइवेट सेक्टर पे रेस्ट्रिक्शन हटा दिया, ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में था। पर हमने गवर्नमेंट के रोल को रिड्यूस कर दी, ये भी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में था। इसके अलावा हमने ट्रेड के रेस्ट्रिक्शंस को कम कर दिए, ये भी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में था। वही कंडीशन के बेसिस पे ही हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई है। न्यू मतलब नया, इकोनॉमिक पॉलिसी मतलब कंट्री को चलाने के लिए जो पॉलिसी की जरूरत पड़ती है उसको बोलते हैं इकोनॉमिक पॉलिसी। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 जो है इज बेस्ड ऑन कंप्लीटली द कंडीशन गिवन बाय द इंटरनेशनल फाइनेंशियल एजेंसीज to approve the loan for India. I hope it is clear now. I hope अब आपको ये समझ में आ गया, इंट्रो के तौर पर ये समझ में आ गया कंट्री में बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी, और वो बदलाव के लिए सबसे पहली बात हमारे देश में जो फाइनेंशियल असिस्टेंस था वो कहाँ से आया, कितना रुपया आया, और उसके रीजन में यानी फाइनेंशियल हेल्प के लिए क्या क्या कंडीशन थी, जिसके बेसिस पे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई। इज इट क्लियर नाउ? Just confirm it. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.